पता है कि घर की बहुओं को रसोई की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है इसलिए। ससुराल वालों की फरमाइश पूरी करते करते कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। मिश्रा परिवार का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वहां सुबह शाम खाने के अलावा किसी और चीज की बात होती ही नहीं थी। और अब इस घर में उनकी बहू वर्षा आने वाली थी। अब वर्षा इन सब से कैसे डील कर पाती है, चलिए देखते हैं। अरे, घर में कोई है या नहीं? कहाँ रह गए सब के सब? अरे हम सब यहाँ बैठे हैं जानकी, आ जाओ। क्या बात है, घर के सब लोग यहीं बैठे हैं। कुछ खास काम कर रहे हैं क्या सब मिलके? अरे सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। शादी है आकाश की। शादी में तो कितने काम होते हैं आपको पता ही है बहन जी। अरे वो तो आपकी बात सही है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं वैसे आप? कार्ड बांटने जा रहे हैं क्या रिश्तेदारों में? अरे नहीं नहीं आंटी, तो कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे होंगे है ना? अरे नहीं आंटी, उससे भी जरूरी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। पंडित जी से मुहूर्त की बात कर रहे होंगे। अरे नहीं बहन जी, सबसे ज़रूरी काम कर रहे हैं, खाना टेस्ट कर रहे हैं कि किस हलवाई का खाना सबसे बेस्ट है। क्या? शादी के इतने जरूरी काम छोड़कर आप सब खाना टेस्ट करने बैठे हैं? हमारे घर में सबसे जरूरी काम यही होता है। शादी में दुल्हा दुल्हन, पंडित जी, मेहमान, तोहफे, शॉपिंग, ये सब तो होता ही रहता है। पर सबसे जरूरी है खाने में क्या क्या बनवाना है, कैसा खाना बनवाना है, कौन से पकवान बनेंगे सबसे पहले वही तो तय किया जाता है। अजीब परिवार है आपका, सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे बहन जी, खाना है तो जीना है। वैसे तुम कौन से काम से यहाँ आई थी? आप सबकी बातें सुनकर मैं तो भूल ही गई कि मैं किस लिए आई थी। लीजिए, अब भी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, सब कुछ याद आ जाएगा आपको भी। नहीं नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे बहन जी, शादी में खाने में ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ। तो ये है मिश्रा परिवार, जिन्हें खाने के अलावा शायद ही कुछ और सूझता भी होगा। अब ऐसे परिवार में शादी होने जा रही है हमारी वर्षा की। चलिए उनसे भी परिचय कर लेते हैं। अरे वर्षा, पहले ये सब काम छोड़ खाना खा ले। अरे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया था। अरे, उसे थोड़ी देर पहले नहीं, सुबह कहते हैं बेटा। माँ, आपको पता है ना, जितना आप कम खाना खाते हैं उतना ही आप और स्वस्थ रह पाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। चल अब मुझे ना ज्ञान मत दे, चुपचाप खाना खा ले। पर ये ना दो दो सब्जियां हैं इसमें। एक काम करिए, ये एक सब्जी ले जाइए और बस एक रखिए। और ये दही रखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और सुन, अब कुछ ही दिन रह गए हैं तेरी शादी में। अच्छे से खाया पिया कर, समझी बेटा। पता नहीं आपकी हर समस्या खाने पीने पर कैसे अटक जाती है। वर्षा एक बहुत ही सुलझी हुई सिंपल लड़की थी, जिसे खाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सादगी से रहना और खाना पसंद करती थी। वर्षा की शादी में जब उसने इतने सारे पकवान देखे तो वो तो हैरान सी हो गई। आकाश, ये तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बनवा दिया शादी में? ज्यादा? हमें तो उल्टा कम ही लग रहा है। एक दो डिश और होती तो ज्यादा मजा आ जाता। है? तुम्हें अब भी कम लग रहा है? शादी में आधे से ज्यादा लोग पूरा खाना खा भी नहीं पा रहे। इतने पकवान बनाए हैं आप लोगों ने। अब वर्षा, शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, एक बार तो होती है। तुम बस खाओ और ऐश करो। वर्षा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो शादी करके उस घर में आई तो धीरे धीरे उसके ससुराल वालों की आदतें उसके सामने आने लगी थी। आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी ने दाल मखनी, चावल, पनीर की सब्जी और रोनी कहा था बनाने को, तो वही बनाया है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा सच में। हाँ, दाल मखनी तो मेरी फेवरेट है सच में। हाँ, लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। वैसे रात को क्या बना रहे हो खाने में? रात में? अरे पहले दिन का खाना तो अच्छी तरह से खा लो। पहले से ही पूछ रहे हो कि रात को क्या बनाएंगे? अरे भाभी, पहले ही तय करके रखेंगे तो कोई चीज छूट नहीं जाएगी ना। बताओ तो क्या बना रहे हो रात के खाने में? हाँ, मैंने तो सोच लिया है कि क्या बनाना है रात को। हरा भरा कबाब, चाट और आलू के पराठे बनाएंगे। इतना सब? अभी तो हम सब ने इतना ज्यादा भारी खाना खाया है।
रात को कुछ हल्का सा बना देते हैं ना। ये सब हल्का फुल्का तो है, इसमें भारी है ही क्या। अच्छा, ये सब हल्का फुल्का खाना है। हाँ, सही है। और कल के लिए क्या सोचा है? कल कुछ स्पेशल बनाना, हाँ? अरे ये क्या है, इन लोगों को खाने के अलावा और कोई चीज दिखती भी है या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी वर्षा तुम? अरे भैया, भाभी कल क्या बनाना है यही सोच रही होंगी। हाँ हाँ। मिश्रा परिवार की सुबह भी खाने से होती थी और रात भी, और वर्षा इन सब में चक्की के आटे की तरह पीस रही थी। मम्मी जी, मम्मी पापा का फोन आया था। मेरे काका जी की मौत हो गई है तो हम सबको उनकी अंतिम यात्रा में जाना होगा। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे बहू, आखिर हमारे समधी है वो। ठीक है, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि हम सब शाम को पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और उनसे ये भी पूछ लेना कि उन्होंने अंतिम यात्रा में खाने में क्या क्या बनवाया है। क्या? हाँ, अगर ज्यादा कुछ नहीं बनवाया हो तो हम घर से खाकर जाएंगे, और अच्छा कुछ बनवाया हो तो थोड़ा घर से और थोड़ा वहां जाकर खा लेंगे। पापा जी, वहाँ मेरे काका जी की अंतिम यात्रा है। मैं कैसे? हाँ, वो भी है। अंतिम यात्रा में तो खाना सादगी वाला होता है। कोई बात नहीं, तुम घर में 2-3 चीजें बना देना और थोड़ा सा वहां चलकर खा लेंगे, हैं? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इन्हें मैयत में भी खाने की पड़ी है। बचा ले मुझे प्लीज। वर्षा की हालत अब ऐसी हो गई थी, जो अब ना खाए बन रहा था और ना ही निगले। पर अचानक एक सुबह वर्षा का एक अलग ही रूप सबको देखने को मिला। चलिए सब आ जाइए खाने पर, सबका खाना तैयार है। अरे वाह, इतना सब कुछ आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज से मैं आप सबके लिए एक स्पेशल तरह का खाना बनाया करूंगी। रोज आप सबके लिए एक नई डिश होगी। मुझे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी बताओ बहू, क्या क्या है खाने में? पापा जी आपके लिए है ब्रोकली सूप, रिया तुम्हारे लिए राजमा का सलाद, आकाश आपके लिए मैंने दूधी के पराठे बनाए हैं, और माँ जी आपके लिए है टिंडे का सैंडविच। सूप? वो भी ब्रोकली का? अब मना भी तो नहीं कर सकता बहू को, पीना तो पड़ेगा। खाइए ना सब लोग, आप लोगों को अलग अलग खाना पसंद है ना। अब से मैं सबके लिए रोज कुछ नया बनाऊंगी, आप लोग खाकर खुश हो जाएंगे। अच्छा है, अब सब कुछ नया नया खाने को मिलेगा। अरे आप सब पूछेंगे नहीं कि रात को मैं क्या बनाने वाली हूँ? क्या क्या बनाने वाली हो? रात को कुछ स्पेशल है क्या बहू? अरे पापा जी, बहुत स्पेशल है। क्या, राजमा चावल? नहीं नहीं, कड़ी चावल होंगे पक्का। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पनीर की सब्जी होगी, है ना बहू? नहीं नहीं, उससे भी स्पेशल पिज्जा। क्या? पिज्जा? अरे वाह 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 बहू। वाह भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पर ये पिज्जा ना थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, आप सबके लिए सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज। तो अब हम में से कोई पूछेगा नहीं बहू को, हाँ? पिज्जा का नाम सुनकर सब लोग काफी उत्साहित हो गए थे, पर उन्हें क्या पता था कि वर्षा के खुराफाती दिमाग में क्या पक रहा था। आ जाइए, पिज्जा तैयार है। अरे वाह वाह वाह, जल्दी लाओ बहू, अब तो इंतजार नहीं हो रहा। ये लीजिए। ये क्या है? तुमने तो कहा था कि पिज्जा बना रही हो। हाँ, तो ये रोटी पिज्जा ही तो है। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। आप लोगों को बड़ा पसंद है ना अलग अलग खाना। ये क्या है? रोटी वाला पिज्जा? कहाँ फंस गए, अब मना भी नहीं कर सकते। अरे चलिए सब लोग बैठिए ना, शुरू कीजिए। हाँ हाँ, चलो बैठो सब। अरे आज पूछेंगे नहीं कि कल मैं क्या बनाने वाली हूँ? नहीं, नहीं। नहीं। मैं सोच रहा था कि कल मैं उपवास ही रख लेता हूँ। हाँ, मैं भी। मुझे भी रखना चाहिए, बॉडी को भी तो मेंटेन करना जरूरी है ना। ठीक है, जैसा आप सब कहे फिर। आप कहे तो मैं स्पेशल व्रत का खाना बना देती हूँ। नहीं। 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 वर्षा के खाने से अब उसके ससुराल वाले डर गए थे। अब उन्होंने खाने में क्या बनेगा ये पूछना भी छोड़ दिया था। बहू, आज क्या बनाया है खाने में? आपकी ही रेसिपी माँ जी, करेले की चाट। देखा, मैंने कहा था ना ये नुस्खा काम कर जाएगा। मान गए आपको माँ जी। ये कहानी है सुमित्रा निवास की, जहाँ लोग तो कुछ नहीं कहते थे,
लेकिन इस घर की होम मिनिस्टर यानी कि सुमित्रा की जुबान पर एक ही बात रहती थी, लोग क्या कहेंगे। और इन चीजों से परेशान थी उनकी बहू नंदिनी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है। हे भगवान, अब तक तूने काम नहीं किया। अरे बहू, घर का काम कब खत्म करेगी तू? भूल गई क्या कि हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है माँ जी? अरे क्यों, रोहित ने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? नहीं तो माँ जी, मुझे रोहित ने कुछ नहीं बताया, आप ही बता दीजिए ना कहाँ जाना है। ये लड़का भी ना सच में बहुत मोटी बुद्धि है इसकी। अरे बहू, हमें भैया के घर जाना है क्योंकि उनकी लड़की की आज सगाई है। अब रिश्तेदारी वाली बात है तो रिश्तेदारी में जाना तो पड़ेगा ना। जल्दी से तैयार हो जा, चल। सुमित्रा की बात सुनकर नंदिनी चुपचाप काम करने लगती है और कुछ देर बाद सारा काम करके नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी वहां एक बार फिर सुमित्रा आती है। हो गई बहू तैयार या और कुछ भी बाकी है? जी माँ जी, तैयार हो गई हूँ, चलिए। चलिए? ये कहाँ तैयार हुई है तू? थोड़े गहने वहने तो पहन ले। और हमारे घर की बहू है तू बहू। हमारे घर में बहुएं इतनी सिंपल नहीं रहती। वो जो शादी में मैंने तुझे रानी हार दिया था वो कहाँ है? पहन ले उसको। लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ सगाई है, शादी में पहन लूंगी ना। और वैसे भी वो हार बहुत भारी है, मैं उस हार को संभालूंगी या खुद को? देख बहू, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। जा जाकर उस हार को पहन ले, क्योंकि हमारे खानदान की बहुएं बिना गहनों के कहीं नहीं जाती। अरे लोग क्या सोचेंगे कि सुमित्रा ने अपनी बहू को पहनने के लिए एक हार भी नहीं दिया। बेचारी नंदिनी को अब ना चाहते हुए भी सुमित्रा की बात माननी पड़ती है और रानी हार पहन लेती है। नंदिनी तैयार होकर बाहर आती है। हाय, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। सच में बहू, इस रानी हार में तो रानी लग रही है, रानी। अब उस पार्टी में तो मेरी ही बहू सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी वहां उसकी बेटी नेहा अपनी भाभी को देखकर कहती है, माँ माफ करना, लेकिन भाभी सुंदर लगने के साथ साथ जोकर भी लग रही है। अरे जिनकी सगाई है उसने भी इतना भारी हार नहीं पहना होगा। भाभी, आपने इतना भारी हार क्यों पहन रखा है? किसी की शादी में थोड़ी ना जा रही है। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं है, खाली अपना मुंह चलाना होता है। कल को तू भी अपने ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। चल, बहस मत कर। सुमित्रा की बात सुनने के बाद अब सभी गाड़ी में बैठते हैं और पार्टी में चले जाते हैं, जहां नंदिनी के हार की खूब तारीफ होती है। घर आने के बाद वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही अब समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुमित्रा नंदिनी को हर चीज में रोक टोक करती। एक दिन नंदिनी अपने सास के सर में तेल लगा रही थी, तभी वहां नेहा अपने बालों को हाईलाइट करा कर आती है। ये देखकर नंदिनी अपनी ननद से कहती है, ननद जी, आपके बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने बालों को कौन सा कलर दिया है? भाभी, ग्लोबल कलर है और मुझे ना ये कलर काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों को हाईलाइट करा लूँ। इसलिए मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपने बाल सीधा हाईलाइट करा लिए। वैसे ननद जी, आपके ऊपर ना ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर से आपने बालों को हाईलाइट करा लिया तो और क्यूट लग रही हैं आप। भाभी, सुंदर तो आप भी लगोगी, अगर आप कहो तो आपके बाल भी हाईलाइट करा दूँ। अरे क्या हाईलाइट करा दूं? और तेरे ऊपर ना ये रंग बिरंगे बाल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल छपरन लग रही है तू तो। देख, तू छपरन बन गई, लेकिन मेरी बहू को छपरन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू सिंपल में ही बहुत सुंदर लगती है। लेकिन मम्मी जी, ये ग्लोबल कलर है, ये रंग बिरंगे रंग नहीं बल्कि देखने में नेचुरल कलर लगता है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं, और ये लंबे और मोटे बाल पर ज़्यादा अच्छा लगता है। भाभी के बाल लंबे भी है, घने भी है। सोचो, भाभी के बाल वैसे ही इतने सुंदर हैं, अगर उन पर ग्लोबल कलर लगा दिया तो कितनी सुंदर लगेंगी। मुझे ना अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, समझी तुम दोनों? बहू अपने बालों को रंग बिरंगे नहीं करवाएगी मतलब नहीं करवाएगी, बात यही खत्म। अगर कोई भी फालतू बोलेगा तो मैं अभी बहू के बाल कटवा दूंगी। लेकिन माँ, इसमें खराबी क्या है? भाभी का मन भी है। खराबी? अरे बहुत खराबी है। लोग क्या कहेंगे कि सुमित्रा अपनी बहू पर जरा भी लगाम नहीं रखती, तभी तो उसकी बहू उसके हाथ से निकलती जा रही है। अगर लोगों ने ये रंग बिरंगे बाल बहू के सर में देख लिए ना तो बाहर हम लोगों का मजाक बन जाएगा, और मैं अपने घर का मजाक नहीं बनवाना चाहती। नेहा, तू अपना मुंह बंद रखा कर, जो मैं कह रही हूँ वही इस घर में होगा। बहू हाईलाइट नहीं करवाएगी तो नहीं करवाएगी। सुमित्रा की ऐसी बात सुनकर अब दोनों ही चुप हो जाती हैं, लेकिन सुमित्रा की ऐसी हरकत देखकर कहीं ना कहीं नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है,
जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। भाभी जब से इस घर में आई हैं तब से उन्होंने अपनी इच्छा ही मार दी है। माँ हर चीज़ में रोक टोक करती है। नेहा अब अपनी भाभी की तरफ देख रही थी, जहां नंदिनी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अपने कामों में लग गई थी। नेहा भी उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ सुमित्रा नंदिनी को हर एक चीज में रोक टोक करने लगती है। सुमित्रा की इस रोक टोक से कहीं ना कहीं अब नंदिनी का दम घुटने लगा था, लेकिन वो करती भी क्या। उसके पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सुमित्रा उसे आवाज लगाती है। नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू कहाँ है? जरा मेरे कमरे में तो आ, तुझे कुछ दिखाना है। अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी अब तुरंत अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास ने साड़ियों का पिटारा खोलकर रखा था। बेड पर साड़ी ही साड़ी फैली हुई थी। माँ जी, इतनी सारी साड़ियाँ? मेरा मतलब आपने इस तरह इन साड़ियों को बेड पर क्यों फैला रखा है? बहू, मैंने इन साड़ियों को फैला नहीं रखा, बल्कि इन साड़ियों को तुझे दिखा रही हूँ। ये सारी साड़ियाँ ना बहुत महंगी महंगी है, तुझे कौन सी पसंद आ रही है बता। अम्मा जी को क्या ही बताऊँ कि मुझे साड़ी पहनने का शौक ही नहीं है, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये साड़ियाँ पहननी पड़ती है। इन साड़ियों में ना तो मुझसे काम होता है और ना ही मैं सही से जी पाती हूँ। अरे दम घुटने लगता है मेरा इन साड़ी में, और इस घर में ना तो मैं अपनी परमिशन से कहीं आ सकती हूँ और ना ही जा सकती हूँ। बहू, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? तो यही सोच रही है ना कि इतनी सुंदर और महंगी साड़ियाँ हैं तो कौन सी लेगी? अब हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो हैरान हो गई इतनी महंगी साड़ियाँ देखकर। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी साड़ी लूँ। नंदिनी ये बात बोल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। अब माँ जी, मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं थोड़ी देर में आऊँ क्या? हाँ हाँ, आराम से बात करके आ, कोई जल्दी नहीं है, मैं और भी साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। नंदिनी वहाँ से चली जाती है और अपना फ़ोन उठाती है। क्या भाभी, कितनी देर से फ़ोन कर रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो दरअसल नेहा, मैं ना माँ जी के पास थी। वो मुझे अपनी पुरानी महंगी साड़ियाँ दिखा रही थी, कह रही थी बहुत महंगी है, मुझे जो पसंद आ रही है मैं ले लूँ। और आपको वो साड़ियाँ पसंद नहीं है, आप साड़ियाँ लेना नहीं चाहती क्योंकि आपका साड़ियों में दम घुटता है, लेकिन माँ जी की वजह से आप कुछ बोल नहीं पाती। सही कह रही हूँ ना मैं भाभी? आप चिंता मत कीजिए, जब आपकी ननद हो साथ तो चिंता लेने की क्या है बात। मैं हूँ ना, अब आपको इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलवाऊंगी। माँ की सोच तो अब मैं बदलूंगी, आप बस माँ के पास बैठी रहना। इतना बोलकर नेहा फ़ोन कट कर देती है और अपनी भाभी के लिए ढेर सारे सूट खरीद लेती है। कुछ देर बाद नेहा अपनी भाभी के पास जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को अपनी भाभी के साथ देखती है। नेहा, इतने सारे कपड़े तो किसके लिए लेकर आई? तू तो सूट पहनती भी नहीं। हाँ माँ, मैं सूट नहीं पहनती, और ये इतने सारे कपड़े मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि भाभी के लिए लाई हूँ। ये सारे सूट भाभी पहनेंगी। भाभी जाओ ना, ये सूट ट्राई करो ना और मुझे दिखाओ कि ये सूट आपको सही तो आ रहा है ना। नेहा की बात सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और खुशी से सूट पहनकर आती है, लेकिन उसको सूट में देखकर सुमित्रा चिढ़ जाती है। ये क्या बदतमीजी है बहू, मैंने तुझे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई, तब तो तूने एक भी साड़ी ट्राई नहीं करी, लेकिन ये सूट आते ही तूने सूट डाल लिया। अरे लोग क्या कहेंगे कि सुमित्रा ने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे दी कि वो सीधा साड़ी से सूट में आ गई। बहू, इस सूट को अभी के अभी खोल, वरना मैं इनको आग लगा दूंगी। बस करो माँ, बहुत बोल लिया आपने। अरे हद होती है, आप अपनी तरफ से जियो, मैं अपनी तरफ से जियो, तो भाई भाभी भी तो अपनी तरफ से जिए। लेकिन भाभी नहीं, क्यों? भाभी की लाइफ नहीं है। वो इस घर में शादी करके इसलिए नहीं आई कि वो नौकर बन के रहेगी, वो गुलाम बन के रहेगी, बल्कि वो शादी इसलिए करके आई है क्योंकि इस घर को उनकी ज़रूरत थी। भाभी ने उफ तक नहीं किया। कभी भाभी ने आज तक आपके सामने ये शो होने तक नहीं दिया कि उन्हें क्या पसंद है, सिर्फ वो आपकी सुनती रही। आखिर क्यों माँ, क्यों? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन लोगों के चलते आपने अपनी बहू को इस घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया है। आपने एक बार भी पूछा है भाभी से कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है? जैसा बर्ताव आप भाभी के साथ करती हैं वैसा ही बर्ताव अगर कोई मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, बताओ माँ? नेहा की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी और इसलिए सुमित्रा की नजरें झुक जाती है। सुमित्रा अब चाहकर भी अपनी बेटी को जवाब नहीं दे पाती। उसको ये एहसास हो जाता है कि वो अपनी बहू की इच्छाओं को मार रही थी, वो भी सिर्फ अपने नाम के चलते।
लेकिन अब सुमित्रा को पूरी तरह समझ में आ जाता है और इसलिए वो नंदिनी से माफी मांगती है, जिसके बाद नंदिनी भी अपनी सास को माफ कर देती है और इस तरह नंदिनी को आजादी मिल जाती है। सक्षम और प्रीति की लव मैरिज होती है। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते और घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद प्रीति और सक्षम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता कई उतार चढ़ावों से गुजरता है। अब क्या इस रिश्ते की डोर यूं ही बंधी रहेगी या टूट जाएगी? आइए देखते हैं। हाँ यार मेहिका, सक्षम से शादी करना वाज माय ड्रीम एंड फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन तू नहीं आई शादी में, उधर विदेश में ही डेरा जमाए बैठी है। अब क्या करूँ प्रीति, तुझे तो पता ही है यहाँ के ऑफिस में एक दिन भी छुट्टी नहीं देते। यहाँ की वर्क लाइफ ना बहुत स्ट्रिक्ट है। बाय द वे, शादी के बाद की लाइफ तो और भी अमेजिंग होगी, है ना? तुम्हारे जीजू आज खास मेरे लिए 2 घंटे लाइन में खड़े होकर आलू जलेबी लाने वाले हैं। ओह सो रोमांटिक यार, रियली। आई जस्ट होप एंड प्रे कि मुझे भी सक्षम जैसा कोई लड़का मिल जाए। सक्षम आज प्रीति के लिए 2 घंटे लंबी कतार में लगकर आलू जलेबी लाने वाला था और प्रीति भी बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी और बार बार घड़ी के कांटे को निहार रही थी। लेकिन रात में सक्षम खाली हाथ ही घर लौटता है। तभी सास इंद्रावती और ससुर तेजेंद्र भी मौजूद होते हैं। ये क्या सक्षम, तुमने मेरे लिए आलू जलेबी नहीं लाए? सॉरी प्रीति, वो मैं भूल गया। ऑफिस में इतना प्रेशर चल रहा है आजकल कि बस दिमाग हैंग हो जाता है यार। कल पक्का लाऊंगा बस। नो सक्षम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। शादी से पहले तो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बीवी बनी हूँ तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो। प्रीति मैं कह रहा हूँ ना, सच में भूल गया यार। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, तुमने उसे सीन करके छोड़ दिया। तुम्हें 2 घंटे चंपूलाल मिष्ठान भंडार की लाइन में खड़े रहकर पसीने बहाकर मेहनत करने में आलस आया होगा ना? हाँ, इसलिए तुम नहीं लिख रहा है। शादी के पहले तो रात को खाने के बाद मेरी बिल्डिंग के नीचे 3-3 घंटों तक रुकते थे। मैं बालकनी में कब आऊं और तुम मुझे कब देखोगे इसके इंतजार में एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए पागल होते थे हम। अरे लेकिन प्रीति बहू, सक्षम बोल रहा है ना कि ऑफिस के काम में। मम्मी जी, आप तो मत बोलिए कुछ, अब तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। प्रीति रूठ कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। प्रीति अब खाना खाना भी छोड़ देती है और सक्षम के लाख समझाने पर भी वो समझती नहीं। फिर सक्षम भी उससे बात करना बंद कर देता है। दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अलग अलग सोते हैं। फिर जैसे तैसे जब घर में मेहमान आते हैं तभी उन्हें ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ती है एक दूसरे से। फिर एक दिन अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए सक्षम कुछ लहंगे और कुर्ते लाता है। तभी सक्षम, ये सब क्या है? ये डिजाइन्स, ये कलर्स, ना ही तुमने अपने लिए अच्छे कुर्ते लाए हैं और ना ही मेरे लिए। थोड़े महंगे तो ले आते, ऐसे सस्ते वाले उठाकर लाओगी तो ऐसे ही मिलेंगे ना। तुम्हारी जेब भी खाली और दिमाग भी। प्रीति, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हर बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अरे बीवी हो या दुश्मन, शादी के पहले तो तुम्हारी और मेरी पसंद सेम थी। अब क्या तुम सारी चीजों को फाइनेंशियल नजरिए से ही देखने लगी हो? वेरी बैड। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। वैसे भी हमारे बिजनेस ट्रिप जा रही है 1 हफ्ते के लिए, वो भी हिमाचल प्रदेश। मैं तो तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा, तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। सक्षम नाराज होकर बैग पैक करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। एरोप्लेन में सक्षम बार बार अपना फ़ोन चेक करता है। कितनी अकड़ है देखो प्रीति में। जब ये रूठती है तब मैं इसे मनाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ, और अब देखो एक फ़ोन या एक मैसेज तक नहीं किया। जाने दो, मैं भी इससे बात नहीं करूँगा। दोनों मियाँ बीवी में दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। एक रोज़ जब प्रीति की सहेली की बर्थडे पार्टी होती है तभी वो सभी कपल्स को एक साथ बुलाती है और प्रीति को सक्षम से कहना पड़ता है, सक्षम आज सभी अपने अपने पतियों के साथ ब्लैक वेस्टर्न ड्रेस और कोट पैंट में आएंगे, तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? नहीं,
मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे तो तुम सारा वक्त मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती हो, और अब अपनी सहेलियों के सामने दिखावा करने के लिए मुझे शोपीस की तरह ले जाना चाहती हो, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितनी हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं, है ना? सक्षम चला जाता है। प्रीति उदास हो जाती है। मन ही मन सक्षम को भी बहुत बुरा लग रहा था और प्रीति को भी, लेकिन दोनों की जिद, नाराज़गी और गुस्सा उनके प्यार के बीच आने लगता है। अपने बेटे और बहू को इस तरह देख इंद्रावती और तेजेंद्र घबरा जाते हैं। एक सुबह जब सक्षम और प्रीति अपने अपने कमरे के बाहर हॉल में आते हैं, तब देखते हैं कि तेजेंद्र और इंद्रावती आपस में जोर जोर से चिल्लाते हुए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अरे लेकिन तुम्हारी चचेरी बहन के बेटे की शादी में मैंने इतना पैसा दिया, उसका क्या? हाँ, आप तो यही बोलोगे ना, आखिर सुना ही दिया ना आपने। सुना नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम पूछ रही हो ना इसलिए, और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे मायके वाले पसंद ही नहीं आते, सबके सब एक जैसे चिरकुट कहीं के। हाँ, तुम्हारे परिवार वाले तो बड़े अच्छे और दूध के धुले हैं ना, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से क्या वास्ता रखना, बेवकूफ पागल परिवार। इंद्रावती, तुम अब हद पार कर रही हो। हद तो क्या, मैं अब सब कुछ पार करूंगी। बस बहुत हो गया आपका तमाशा। मैंने बस एक बात क्या कह दी आपके परिवार वालों के बारे में, आप तो मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, और साथ में मेरे मायके वालों की भी इतनी बुराई कर दी। जैसे कि तुमने तो बहुत चाशनी जैसी मीठी बातें बोली है ना मेरे परिवार वालों के बारे में अभी अभी। पहले आपने कहा। नहीं, पहले तुमने कहा। अरे आपने नहीं, तुमने। बस मुझे नहीं रहना और आपके साथ एक ही छत के नीचे। जा रही हूँ मैं अपने मायके, और अब तो आपके खर्राटों से भी राहत मिलेगी मुझे। हाँ, जाओ, अभी क्या अभी जाओ। अरे जा ही रही हूँ। बूढ़े होने के साथ साथ पगलेट भी होते जा रहे हो दिन ब दिन। इंद्रावती अपना सूटकेस पैक करने लगती है। तभी प्रीति और सक्षम दोनों भी घबरा जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। पापा बस कीजिए आप। माँ, आप कहीं नहीं जा रही हैं, ये सूटकेस मुझे दे दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो। आप दोनों के अलग अलग विचार भी तो हो सकते हैं ना, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे। और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इन छोटी छोटी बातों से क्यों अपने पक्के रिश्ते को फीका करना? तभी तेजेंद्र और इंद्रावती मुस्कुराने लगते हैं, और उन्हें इस तरह अचानक से मुस्कुराते देख सक्षम और प्रीति हैरान रह जाते हैं। ये आप दोनों इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? माँ पापा, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम लड़ नहीं रहे थे बच्चों, हम तो नाटक कर रहे थे, और हमें इस नाटक का अच्छा नतीजा भी मिल गया। प्रीति बहू सक्षम, तुम दोनों ने जैसे हमें समझाया, वैसे ही अपने रिश्तों के बारे में समझदारी से क्यों नहीं समझते? बेटा, एक शादी को चलाने के लिए दोनों तरफ का तराजू समान होना चाहिए। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, वरना ये ज़िंदगी नहीं करती। तुम दोनों तो हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से, तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हो? सक्षम, कभी तू प्रीति को समझ लिया कर, गुस्से को ठंडा रखा कर। प्रीति बहू, कभी कभी तुम सक्षम को समझा करो और अपनी ज़िद और नाराज़गी को साइड में रख दो। समझदारी और स्नेह से रिश्ते को बांधना सीखो। इंद्रावती और तेजेंद्र की बातों को सुनकर सक्षम और प्रीति की आंखें खुल जाती है, और उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत राह पर चल रहे थे। उनकी जिद, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी कैसे उनके रिश्ते को तोड़ रही थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और रोने लगते हैं। आई एम सॉरी प्रीति। आई एम ऑल्सो सॉरी सक्षम। सक्षम और प्रीति दोनों भी एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं, और उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती है, और दोनों मियाँ बीवी अपने रिश्ते को समझदारी से और प्यार से आगे बढ़ाते हैं। अर्चना की अभी नई नई शादी हुई थी, और आप सभी जानते हैं शादी के बाद हर लड़की अपने मायके जाती है। पर ये क्या, शांति के घर का तो रिवाज ही कुछ अलग था। अर्चना को ससुराल में आए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुका था, पर अब तक शांति ने उसे अपने मायके जाने की इजाजत नहीं दी थी।
ऐसे ही एक दिन अर्चना की माँ अर्चना को फोन करती है। अर्चना बेटा, तुझे अपना ससुराल इतना पसंद आ गया कि तू शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए भी नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरा तो बहुत दिल करता है आपसे मिलने का। दिल तो कर रहा है कि अभी उड़कर ही आ जाऊं, पर माँ जी है कि जाने ही नहीं दे रही। क्यों नहीं आने दे रही? अपनी सास को फ़ोन दे, मैं खुद बात करती हूँ तेरी सास से। आखिर क्या वजह है जो वो तुझे पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आने दे रही? अरे एक दिन की ही तो बात है। माँ, विवेक जी ने माँ जी से बात की थी इस बारे में, तो माँ जी बता रही थी कि अभी कोई नक्षत्र सही नहीं है, हमारा घर से निकलना अच्छा नहीं है। माँ जी कह रही थी कि वो दिन दिखवाएंगे पंडित जी से, और जिस दिन पंडित जी कहेंगे उसी दिन आप आना होगा। अब ये कौन सा नया बहाना है नक्षत्र का? खैर, अगर तेरी सास कह रही है तो होता होगा, पर अपनी सास से कहना जल्दी दिन दिखाए। पग फेरे की रस्म शादी के बाद तुरंत होती है, ना कि कुछ महीनों बाद। इतना बोलकर अर्चना की माँ फोन रख देती है। अर्चना चाय लेकर अपनी सास के पास जाती है और एक बार फिर शांति से डरते हुए मायके जाने की बात करती है। माँ जी, हमारी शादी को 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। बार बार माँ का फ़ोन आ रहा है, पूछती हैं कि मैं मायके कब जाऊँगी। आप ज़रा जल्दी पंडित जी से बात कीजिए ना। अरे क्या मायका मायका कर रही है बहू? तुझे मायके क्यों जाना है? शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और तू तो आ गई ना अपने असली घर में। अब कौन से घर जाना है तुझे? पर माँ जी, आपने तो कहा था कि आप पंडित जी से बात करके बताएंगी। अरे बहू, वो तो जिस दिन तू घर में आई थी मैंने उस दिन तुझे कहा था। अब तो तेरी शादी को 15-20 दिन होने को है। अब तू कोई नई बहू थोड़ी ना रही है, अब तो तू घर के काम भी कर रही है। अब ना मायके जाने की बात मत किया कर, वैसे भी मायके जाकर करना क्या है? अब तक शांति अर्चना को बेवकूफ़ बना रही थी, पर आज तो शांति अर्चना को साफ साफ मायके जाने से मना कर देती है। बेचारी अर्चना कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन फिर अर्चना मायके जाने की बात करती है। माँ जी, अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अब तक एक बार भी अपने मायके नहीं गई। एक बार मुझे मेरे मायके जाने दो ना, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगी पक्का। अरे बहू, तू तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह जिद करती है। यहाँ मेरे घुटने के दर्द नहीं जा रहे और तुझे मायके जाना है। पर माँ जी, ये मेरा जोड़ों का दर्द। तेरे मायके जाने की बात ना बहू हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो अभी तुम मेरे लिए दवाई ला दे और थोड़ी चाय बना दे। चाय नहीं पीना, आज सर में दर्द हो रहा है। ये बुढ़ापे का दर्द जीना नहीं देगा मुझे। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अर्चना की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अब तक वो एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। धीरे धीरे अर्चना का अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। विवेक जी से बोलिए कि बाहर से कुछ ले आए, वैसे भी घर में हम 3 ही तो जन हैं। अरे बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं खुद बना लेती। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तेरा बाहर का खाने का मन है? ऐसे अच्छी बात है, कभी कभी बाहर का खा लेना चाहिए। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जरा विवेक को फोन लगा, मैं बात करती हूँ विवेक से, मेरी बात नहीं टालेगा। शांति की ये बात सुनकर अर्चना विवेक को फोन करने लगती है कि उसी समय अर्चना की माँ का फोन आ जाता है और एक बार फिर अर्चना की माँ उसे घर आने के लिए कहती है। पर हर बार की तरह इस बार भी अर्चना बहाने मारकर फोन काट देती है। अरे बहू, तूने फोन क्यों काट दिया? मेरे सामने ही बात कर लेती। और अपनी माँ पर इतना नाराज क्यों होती है? वो माँ है तेरी। बुढ़िया, मैं नाराज अपनी माँ से नहीं, तुझसे हूँ। मन नहीं था माँ जी मेरा, क्योंकि माँ जब भी फोन करती है घर आने की बात करती है और आप तो मुझे कहीं जाने देने से रही। अरे बहू, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। हर समय ना ताने मत मारा कर मुझे। अगर तेरा अपने घर वालों से मिलने का इतना ही दिल करता है तो वीडियो कॉल कर लिया कर उनको। अरे तू फोन पर भी तो देख सकती है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर घर क्यों जाना? इतना बोलकर शांति मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। शांति का ये रवैया देखकर अर्चना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब अपनी सास को सीधा करने का प्लान बना लेती है और रात को जब विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है और विवेक को उसका खाना भी कमरे में ही देती है और खुद अपनी सास के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। अरे विवेक आ गया खाना लेकर? अच्छा बहू, तूने विवेक को फोन तो कर दिया था ना? खैर ये सब छोड़,
अच्छा किया तूने जो फटाफट खाना भी लगा दिया। अब जल्दी से विवेक को बुला ले, सब साथ में बैठकर खाएंगे। रहने दीजिए ना माँ जी, आज हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। विवेक जी कमरे में ही खा रहे हैं। क्या? वो कमरे में खा रहा है? अच्छा चलो भाई, जैसी उसकी मर्जी। थक गया होगा मेरा बच्चा। अब दोनों सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती हैं। अगली सुबह फिर से अर्चना विवेक को जल्दी ऑफिस भेज देती है और शांति विवेक को देख भी नहीं पाती। अब इसी तरह से रात को फिर से विवेक घर आता है और अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है। पिछले 2 दिनों से शांति ने विवेक को देखा ही नहीं था। अब वो अर्चना से कहती है, अरे बहू, विवेक कहाँ है? कमरे से बाहर ही नहीं आता और सुबह भी मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले ऑफिस चला जाता है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने उन्हें कमरे में बंद कर रखा है। क्या? तूने मेरे बेटे को कमरे में बंद कर रखा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मेरे बेटे से मुझे दूर रखना चाहती है? अभी अभी उसे कमरे से बाहर निकाल। 2 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को देखा ही नहीं। माँ जी, 2 दिन से आपने अपने बेटे को नहीं देखा तो आप इतना गुस्सा हो रही हैं। मैंने अपनी माँ को पिछले 6 महीने से नहीं देखा। अर्चना की बात सुनकर अब शांति समझ जाती है कि अर्चना ने विवेक को कमरे में क्यों बंद किया है। बहू, तू मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैंने तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए अब तू मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती है। तू अभी दरवाजा खोल, मैं अभी अपने बेटे को देखूंगी और उससे मिलूंगी। माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं आपको आपके बेटे से दूर करना चाहती हूँ या मैं आपको आपके बेटे को देखने नहीं देना चाहती? अरे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल पर बात कर लो, मिलना देखना दोनों हो जाएगा। और वैसे भी आपका बेटा रोज़ आपके ही घर में आता है, बस आपकी नज़रों के सामने नहीं आ पा रहा है। याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? जब टेक्नोलॉजी का हो ज़माना तो घर क्यों हो जाना। अगर आपको विवेक जी की इतनी ही याद आ रही है, चिंता सता रही है, तो कॉल कर लीजिए, उनका फ़ोन उनके पास ही है। देख बहू, ये तू सही नहीं करी है, चुपचाप से चाबी मुझे दे दे। शांति बार बार अर्चना से कमरे की चाबी मांगती है, पर अर्चना चाबी नहीं देती। अब शांति गुस्से में खुद विवेक के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और विवेक से कहती है, देख रहा है बेटा, तेरी बीवी पागल हो गई है। वो तुझे मुझसे दूर करना चाहती है। उसने तुझे कमरे में बंद कर रखा है। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने भी तो उसे उसके घर वालों से दूर कर दिया। अरे एक दिन के लिए अगर वो मायके जाना चाहती है तो जाने दो ना। कम से कम आपकी गलती की सजा मुझे तो नहीं मिलेगी। 2 दिन से कमरे में ही कैद हूं मैं। अब आप कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। हाँ हाँ बेटा, मैं करती हूँ कुछ, निकालती हूँ तुझे बाहर। ए बहू, मेरे बेटे को बाहर निकाल दे। तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। तुझे मायके जाना है ना, 6 महीने हो गए तुझे मायके गए हुए। जा, तुझे जब तक रहना है आराम से रहना, पर अब मेरे बेटे को खोल दे। मैं अब और ज़्यादा अपने बेटे से नहीं दूर रह सकती। ये हुई ना बात। पर आप कल फिर अपनी बात से पलट गई तो? इसलिए कल जब मैं मायके जाऊंगी तो मैं आपको कमरे की चाबी देकर जाऊंगी, फिर आराम से मिल लेना अपने बेटे से। इस बार अर्चना अपनी सास की बातों में नहीं आती और वो एक शर्त रख देती है। अब क्या था, शांति के पास अपनी बहू की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो अर्चना की बात मान जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना अपने मायके जाने लगती है तो वो कमरे की चाबी बाहर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद बेचारी शांति कमरे का लॉक तुड़वाकर अपने बेटे से मिलती है। पूनम, अतुल और विनीता तीनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर में बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूनम प्रेग्नेंट है। विनीता और अतुल पूनम का बहुत ख्याल रखते हैं। बहू, तू बस अपना ध्यान रख, ज्यादा इधर उधर घुमा मत कर। ये लो पूनम, ये केसर वाला दूध पी लो। अरे आप दोनों ने तो मुझे बीमार ही बना दिया है। मैं ठीक हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, नहीं तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। कुछ काम मुझे भी करने दिया करो ना। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तुम सिर्फ आराम करोगी। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर उनकी एक पड़ोसन आरती आ जाती है। अरे आरती, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो, कहो कैसे आना हुआ। विनीता बहन, मुझे जैसे ही पूनम के बारे में पता चला मैं आपको बधाई देने आ गई। पूनम बहू बहुत अच्छी है, देखना आपके यहाँ चांद जैसा बेटा ही होगा। आंटी जी, आप कैसी बात कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अतुल बेटा, बेटा तो बेटा ही होता है, उसी से तो वंश चलता है। अब मेरे घर में जब से मेरा पोता आया है ना, तब से मेरा परिवार पूरा हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए ऊपर वाले से। आंटी जी, किस जमाने में जी रही हो आप? बेटी भी तो हमारे ही वंश का हिस्सा होती है।
और अब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। आरती लड़कों के गुण बताकर वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और पूनम एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है, जिसे पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और बड़े ही प्यार से उसका नाम रखते हैं पाखी। पाखी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अतुल ने उसका एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। ये बात उनकी पड़ोसन और मोहल्ले वालों को पता चलती है तो आरती विनीता के घर जाकर उनसे बात करती है। अरे अतुल, तुमने अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में क्यों कराया है? किसी भी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करा देता। क्यों आंटी, मैं अपनी बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। पाखी मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वो बात नहीं है बेटा। देख, मुझे पता है तू अच्छा कमाता है, लेकिन बेटियों पर इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है। आरती, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। हम कभी भी बेटों बेटियों में फर्क नहीं करते। अगर पाखी बेटा होती तब भी हम उसे इसी स्कूल में पढ़ाते। मेरी पाखी बेटी नहीं, बेटा ही है। विनीता बहन, तुम तो फिजुल में गुस्सा हो रही हो। आखिर बेटी ही तो है, कल को पराए घर जाना है तो उसकी पढ़ाई तुम्हारे काम थोड़ी ना आएगी। मेरी पाखी पराए घर जाएगी जरूर, लेकिन वो पराई नहीं है, इसी घर की बेटी है। और वैसे भी बेटी बेटा दोनों बराबर होते हैं। तुम सब तो एक ही बात लेकर बैठ गए हो कि बेटी बेटा एक समान होते हैं। एक समान नहीं होते, फर्क होता है दोनों में। और एक ना एक दिन मैं ये साबित जरूर कर दूंगी और फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी पाखी बेटा नहीं, बेटी ही है। आरती वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया और पाखी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसने अपना स्कूल तो खत्म कर लिया था, अब वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मॉम डैड, आप मेरा एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में करवाना प्लीज़। मेरे 12वीं में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तुम जो कॉलेज कहोगी उसी में तुम्हारा एडमिशन होगा। आखिर तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। डैड, आप मुझे बार बार बेटा मत कहा करो ना। मैं बेटी ही हूँ और बेटी रहकर भी मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक बेटा कर सकता है। और हाँ बेटा, तुम्हें स्पोर्ट्स में भी तो इंटरेस्ट है ना? क्रिकेट मॉम, क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जानती हूँ बेटी, तुम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी। तुम्हारे सारे शौक ना बेटों की तरह ही है, इसीलिए तो तुम हमारी बेटी नहीं हो बल्कि बेटा हो। मॉम, क्रिकेट बेटियों को भी पसंद होता है। ज़रूरी नहीं अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं बेटी की तरह हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम, कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मुझे क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करनी है। मैं क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। पाखी मेरी प्यारी बेटी, तुम फीस की चिंता मत करो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। डैड, आप कितने अच्छे हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बस डैड को ही थैंक यू कहोगी। लव यू मॉम। इस तरह पाखी अपनी पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगी। वो अपने करियर पर ध्यान देने लगी। वो जो मांगती उसके माता पिता उसे वो दिला देते, लेकिन इस सब के चक्कर में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। पाखी बिटिया, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मेरी ब्यूटीफुल दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी पाखी बिल्कुल लड़के जैसी लग रही है, एकदम हॉट। दादी, आप मुझे लड़की जैसे हॉट भी तो बोल सकती थी ना। मुझे पसंद नहीं आप मुझे लड़की जैसा या बेटो जैसा बोलती हो तो। अरे तो क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। दादी, इसमें क्या अच्छी बात है? आप किसी लड़के से बोलो, अरे हमारा बेटा तो बेटी की तरह है, फिर देखो उसे कितना गुस्सा आता है। मैं बेटी हूँ, बस बेटी। अब पाखी दिन रात मेहनत करने लगी। उसने कॉलेज खत्म करने के बाद अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर लगाया। एक दिन विनीता के भाई भाभी उसके घर आए। अरे भैया भाभी, आप दोनों यहाँ इतने सालों बाद आए हो, कैसे हो? हम तो ठीक है बहन, हम तो शायद अब भी नहीं आते, लेकिन आना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी। जरा अपने बेटे और बहू को तो बुलाओ। अतुल, पूनम, बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है तुमसे। अतुल और पूनम मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों पाखी के माँ बाप हो या दुश्मन?
उसकी शादी करने की जगह उसे लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनाकर खेलने के लिए भेज रहे हो। तुम्हें पता भी है सारे खानदान में तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मामा जी कौन क्या बोल रहा है। बस मुझे मेरी बेटी का सपना पूरा करना है। वो मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि बेटों की तरह है। लेकिन है तो बेटी ही ना। मामी जी मैंने उसे बेटों की तरह ही पाला है, बल्कि मैंने उसे इतना काबिल बनाया है कि वो कई और लड़कियों को अपनी तरह काबिल बना पाए। और मामी जी, मैंने उसे घर गृहस्थी का काम नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया है कि लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलना चाहिए। अरे विनीता, तुम ही समझाओ अपने बेटे को कुछ। ये कैसी बात कर रहा है? बेटी को बेटी की तरह पालना चाहिए। भैया मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। मेरी पाखी बहुत काबिल है। हमारी पाखी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। तो ठीक है, जा रहे हैं हम। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हें समझा समझा के हार गए, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी। विनीता के भाई भाभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उसकी जाते ही पाखी वहां पर शोर मचाते हुए आ जाती है। मॉम डैड, आखिरकार आपका सपना पूरा हो गया। हुर्रे, ये। अरे उछलती कूदती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ, मेरा इंडिया विमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है और मेरा पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। पाखी की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अब अतुल ने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में लड्डू बांटे और बस तब से पाखी ने अपने सपनों की उड़ान भरना शुरू कर दिया। उसने अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। उसने कई सारे अवार्ड भी जीते और कुछ ही दिनों में कैप्टन भी बन गई। एक दिन पाखी अपना सामान लेकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी वहां आरती आ गई। अरे पाखी बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ आंटी जी, वो क्या ना पाखी का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम पाखी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। लेकिन आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? पूनम, मेरे इकलौते पोते ने मुझे और मेरे बहू बेटे को घर से निकाल दिया है। मेरी बहू तो मेरे बेटे को मायके लेकर चली गई और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। अरे तो आप टेंशन क्यों ले रही है? आप हमारे घर में रह सकती हो। हमारा घर बहुत बड़ा है, क्यों दादी? हाँ पाखी ठीक कह रही है। आरती अपनी दुख भरी कहानी सबको सुनाती है और सबसे कहती है, विनीता बहन, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि बेटा बेटी एक समान नहीं होते, और तुम्हारी पाखी बेटी ही है। वो बेटों की तरह नहीं बन सकती। आज ये साबित हो गया। वो कैसे? पाखी बेटों के जैसी नहीं है, बल्कि बेटों से बढ़कर है। अच्छा ही है जो वो एक बेटी है। अगर बेटों की तरह होती ना तो शायद ऐसी ना होती जैसी अब है। आरती दादी, मैं भी तो सबसे यही कहती हूँ कि मैं सिर्फ बेटी ही हूँ, बेटों जैसी नहीं हूँ। आप ठीक कह रही हो आंटी, मेरी पाखी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी। सही कहते थे सब। मेरी पाखी बेटी है, लेकिन बेटों से बेहतर है।